मेकअप का कितना बड़ा रोल होता है एक्ने को बढ़ाने में, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग किस्म के फाउंडेशन लगाना, लेयर्स बनाना स्किन पे, वो दुल्हन को अगर आप बिना मेकअप के देखोगे और अलग दुल्हन बनने के बाद देखोगे तो आप पहचान नहीं सकते। तो कितना नुकसान मेकअप जो है वो एक्ने के केस में करता है? सब मेकअप जो होता है अगर वो हैवी है और कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स उसमें यूज़ हो रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपके पोर्स को क्लॉग करेंगे ही करेंगे, जिससे ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। तो एक तो है कि आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करिए। जो नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर आजकल लिखा होता है ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट पे कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मेकअप किया है लेकिन उसको सोने से पहले जरूर रिमूव करना है। रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्लेंस करके ही सोना है आपने। अगर आप उसको ओवरनाइट रहने दोगे तो आप अपने एक्ने को खुद बढ़ा रहे हो। आपने शुरू में बात की थी, एक तो रेगुलर एक्ने होते हैं, एक हार्मोनल एक्ने होते हैं, तो कुछ फर्क दिखता है चेहरे पे? हार्मोनल एक्ने में सबसे पहले तो साइट का होता है कि जॉ लाइन और चिन एरिया को जो ज़्यादा इन्वॉल्व करता है वो होते हैं हार्मोनल एक्ने। तो और वो प्लस पेनफुल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था नोडुलोसिस्टिक वाली जो कैटेगरी होती है वो हार्मोनल इम्बैलेंस में, यस, हार्मोनल एक्ने जो होते हैं उसमें नोडुलोसिस्टिक एक्ने ज़्यादा दिखते हैं। बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, पसीना बहुत आता है, या वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, पसीने की वजह से भी एक्ने जो एग्रीवेट हो सकते हैं। हाँ सर, स्वेटिंग ऐसा एक्ने नहीं करता, लेकिन स्वेटिंग की वजह से एग्रीवेट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने स्वेट रिमूव नहीं किया है तो वो क्या करेगा, वही पोर्स में जाके ऑयल और यस सर ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा, बैक्टीरिया के साथ मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लॉकिंग और हो जाएगी। तो उसकी वजह से एक्ने हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं। लोगों को लगता है कि शायद हमारा चेहरा गंदा है इस वजह से ज़्यादा एक्ने निकल रहे हैं, तो लोग ना उसको ओवर वॉश करते हैं या स्क्रब करते हैं, तो उससे क्या होगा, स्किन डैमेज होगा, उसकी वजह से और एक्ने निकलेंगे। एक्ने के बाद लोग सब स्कार हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है भी या नहीं है, और है तो क्या? लेकिन अगर नोडुलोसिस्टिक एक्ने यानी गांठे वाले एक्ने हो रहे हैं, उसमें पेन भी होता है पेशेंट को, वो अगर हो रहे हैं तो वो स्कारिंग छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। हर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है उसकी स्किन चमकती रहे, उसके ऊपर किसी भी तरह का निशान ना हो, उसको किसी भी तरह के स्किन पे धब्बे ना हो, कोई फुंसियाँ ना हो। हर व्यक्ति साफ सुथरी चमकदार चेहरा और स्किन चाहता है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो स्किन को साफ सुथरा नहीं रहने देती। उनमें एक समस्या है एक्ने, जिसे हम आम भाषा में मुहांसे कह देते हैं। ये युवाओं में होने वाली समस्या है, इसे युवान पीढ़ी का भी कहा जाता है। दोस्तों, ये बीमारी हमारी सुंदरता के ऊपर एक धब्बा मानी जाती है, और युवाओं के अंदर जब ये परेशानी होती है, जब उन्हें एक्ने हो जाते हैं, जब उन्हें मुहांसे हो जाते हैं, तो वो अपने आप को डिप्रेस्ड भी फील करते हैं, और उनका जो आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ये समस्या क्या है, कैसे होती है, किन को होती है, किस एज ग्रुप में होती है, क्या इसका समाधान हो सकता है, किस तरह से इससे हम बच सकते हैं, इन सब बातों को समझने के लिए, जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर शीनम गोयल, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पानीपत में अपना हॉस्पिटल चलाती हैं और बहुत ही शानदार तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करती है, स्किन की बीमारियों से उन्हें निजात देती हैं, उन्हें सुंदर बनाने का काम करती हैं। पहले भी वो हमारे शो में आ चुकी हैं, हमने हेयर ट्रांसप्लांट, लेज़र हेयर रिमूवल जैसे एपिसोड उनके साथ किए हैं, जिन्हें आप लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे देंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे एक्ने के बारे में। आइए पहले स्वागत करते हैं और फिर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। डॉक्टर शीनम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक्ने जैसे कि बहुत ही कॉमन बीमारी है और नाम से भी स्पष्ट है, चेहरे पे फुंसियाँ हो जाती हैं, और अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के हिसाब से लगभग 80% लोगों को 12 से 24 साल की एज के अंदर, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, इससे 2-4 होना पड़ता है। कुछ लोगों को बाद की एज में भी हो जाते हैं। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये क्या है और क्यों होता है? सर, एक्ने वल्गैरिस बोलते हैं इसको। एक्ने वल्गैरिस एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिसके अंदर हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, बेसिकली जो सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, उनकी ओपनिंग इज इन हेयर फॉलिकल के ग्लैंड में। तो हेयर फॉलिकल जो होते हैं उनकी ओपनिंग क्लॉग हो जाती है विद ऑयल एंड डेड स्किन सेल्स। तो जब वो क्लॉग हो जाएगी तो कुछ लीजन्स बनते हैं स्किन में, जो पिंपल जैसे दिखते हैं, या ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, और कई बार सिस्ट भी बन जाते हैं, जिसको गांठें बोलते हैं, गांठें बन जाती हैं। तो ये एक्ने के लीजन्स होते हैं। तो ये होता क्यों है, क्योंकि जैसे कई लोगों की स्किन में बहुत एक्सेसिवली ऑयल निकलता है, या एक बैक्टीरिया होता है, इसको प्रोपाइनी बैक्टीरिया मैक्नीज बोलते हैं, उसकी ओवरग्रोथ हो सकती है, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं। तो एक्ने वल्गैरिस एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिसमें ये प्रेजेंटेशन रहती है। तो एक्ने की और भी कोई, जैसे आपने एक्ने वल्गैरिस का, इसकी और भी कोई टाइप्स होती हैं? सो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कारण पे डिपेंड करता है। एक बहुत कॉमन कारण है, जैसे आजकल इतना ट्रेंडिंग सिरम
सीरम्स और इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स चलते हैं, तो लोग बहुत सारे कॉस्मेटिक चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उसको एक्ने कॉस्मेटिका बोलते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे जो एक्ने कॉस्मेटिका यानी जो प्रोडक्ट्स जो भी लोग यूज करते हैं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, वो उल्टा इफेक्ट दे सकते हैं, वो उल्टा नुकसान कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक्ने कॉस्मेटिका एक बहुत कॉमन इस वक्त चल रहा है। और कई बार ऐसे प्रिपरेशंस होती हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी एक्ने हो सकते हैं। तो उसमें मतलब दैट इज टॉपिकल स्टेरॉइड इंड्यूस्ड एक्ने, और या उसके विड्रॉल से भी एक्ने हो जाते हैं, बॉडी पे भी एक्ने हो सकते हैं, तो उसको ट्रंकल एक्ने बोलते हैं। ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के एक्ने होते हैं। ऑयली ग्लैंड्स की एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से एक्ने हो जाते हैं, यस सर, है ना। इसके अलावा और क्या क्या कारण हैं जो एग्रीवेट कर सकते हैं इस समस्या को? सर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है, जी। हार्मोनल इम्बैलेंस, जी। और अगर आपने ऐसे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं जो कोमेडोजेनिक होते हैं, कॉमेडोन्स बेसिकली ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कॉमेडोन्स बनने में हेल्प करते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स यूज करने से ऐसा हो सकता है। स्ट्रेस से हो सकते हैं एक्ने, ये सब कारण। कौन सी एज में ज़्यादा प्रेवलेंस होती है, और क्या बड़ी उम्र में भी बेस्ट, जैसे बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं 30, 35, 40 साल की एज में भी, तो पहली बात तो कौन सी एज में होते हैं, और दूसरा ये कि बड़ी एज के अंदर, एडल्ट एज के अंदर 30, 35, 40 साल की उम्र में क्यों होते हैं? सर वैसे तो जो टीनेजर्स होते हैं उसमें ये ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे प्यूबर्टी होती है, तो हार्मोनल चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सीबम हो सकता है। तो उस टाइम पे जो बच्चे होते हैं उनको देखने को मिलते हैं एक्ने। बाकी कुछ एडल्ट ऑनसेट एक्ने भी होते हैं, तो वो जनरली फीमेल्स में देखने को मिलते हैं जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पीसीओएस के साथ एसोसिएटेड होते हैं, या फिर अगर ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो कोमेडोजेनिक होते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो एडल्ट ऑनसेट एक्ने भी होता है। अच्छा, डाइट का कोई रोल है, खान पान से कोई संबंध है एक्ने का? सर डाइट एक रोल प्ले करता है, मतलब कॉजेटिव फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन अगर एग्रीवेटिंग फैक्टर हो सकता है। तो जैसे हाई ग्लाइसेमिक फूड्स होते हैं, जैसे वाइट ब्रेड हो गई या पोटैटोज हो गए, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में सडन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स होते हैं। तो जो चीज़ें ऐसा करती हैं, या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इनसे क्या होता है कि हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोडक्शन और इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्ने बन सकते हैं, ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। तो इन फूड को अगर हम अवॉइड करते हैं तो वो थोड़ा सा हमारी ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकते हैं, पर अकेले डाइट से नहीं होता कुछ। हाँ, ये एग्रीवेट करते हैं, मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये डाइटरी मॉडिफिकेशन विल हेल्प। हाँ, ये इनिशिएट नहीं करते, लेकिन उसको बढ़ा सकते हैं। जी। आपने एज के बारे में बताया कि टीन एज में आमतौर पे होते हैं, लेकिन वो बड़ी एज में भी हो सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। इनका ट्रीटमेंट क्या क्या पॉसिबल है, किस किस तरह के इलाज उपलब्ध होते हैं जो पेशेंट एक्ने के लिए आते हैं? सर जैसे जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम ग्रेड करते हैं पेशेंट्स को कि उनको माइल्ड एक्ने है, मॉडरेट एक्ने या सीवियर एक्ने है। तो माइल्ड एक्ने जब होते हैं तो उसमें जनरली सिर्फ कॉमेडोन्स होते हैं, इन्फ्लेम्ड लीजन्स नहीं होती, नॉन इन्फ्लेमेटरी लीजन्स होते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स। तो वो कई बार टॉपिकल मेडिकेशन से भी अकेले ठीक हो जाते हैं विद डाइटरी मॉडिफिकेशन। और जब मॉडरेट एक्ने होते हैं तब हमें ओरल एंटीबायोटिक्स और ओरल रेटिनॉइड्स भी देने पड़ सकते हैं विद जो टॉपिकल ट्रीटमेंट चल रही है। और जब किसी को सीवियर एक्ने है तो उसमें जो सबसे अच्छी ड्रग होती है वो वैसे ओरल रेटिनॉइड्स होती है, पर उसके साथ केयरफुल मॉनिटरिंग चाहिए होती है। और कुछ जिन लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं तो उसमें हम हार्मोनल मेडिकेशन जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं वो फीमेल्स में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग ट्रीटमेंट है, तो उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, उनसे ग्रेडिंग होगी, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मतलब पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बनता है एक्ने का, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स्ड है। हर पेशेंट के लिए कस्टमाइज उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हर एक के लिए ऐसा नहीं है कि सेम चलेगा, एक प्रेस्क्रिप्शन सेम बन गया वो सारे ले लें, सेम चलेगा। हाँ जी सर। जी, बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि एक्ने एक बार आ गए, मान लो 12, 13, 14 साल की एज में शुरू हुए और वो 25 साल तक होते होते अपने आप ठीक हो जाएंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है? सर अपने आप वाली चीज़ अब है नहीं, क्योंकि देखो अगर आप चाहते हैं कि जो भी एक्ने निकला है उसका कोई लीजन रह ना जाए या उसका कोई स्कार रह ना जाए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है आप उसको निकलने ना दें। तो ना निकलने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ताकि वो आपको प्रिवेंटिव तरीका बताएं कि ऐसा ना हो। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक आप अपने डॉक्टर के पास जाके पर्सनलाइज स्किन केयर रूटीन बनाएं अपना। तो उसको फॉलो करने से क्या होगा कि स्किन जो होती है, जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे, एक्सफोलिएट होगी, और प्रॉपर स्लीप हैबिट्स, स्ट्रेस नहीं लेना है, एंग्जाइटी नहीं करनी है, तो उससे भी जो एक्ने रहते हैं वो कंट्रोल रहते हैं। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप सिर्फ उसको क्योर ही नहीं करते, उसको प्रिवेंट करते हैं ताकि वो आगे ना निकले, ताकि वो स्कार तक नौबत ही ना आए पहुंचने की। तो मैं पेशेंट को ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ कि ट्रीटमेंट तो तब तक चलेगा जब तक आपके एक्ने इरप्ट हो रहे हैं, और बहुत सारे एक्ने हैं, लेकिन एक्ने एक कंडीशन है जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रह सकती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो बार बार ना निकले तो ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो ताकि हम उसको मैनेज करके रख सकें तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हमेशा यूज करने पड़ेंगे ताकि एक्ने ना निकले।
किस तरह की गलतियां अक्सर करते हैं एक्ने वाले पेशेंट्स? तो सबसे पहले तो ये उम्मीद करते हैं कि ओवरनाइट रिजल्ट आ जाएगा। जी। ऐसा नहीं है, एक्ने की ट्रीटमेंट में टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स को काम करने में समय लगता है, जो ट्रीटमेंट है उसको समय लगता है काम करने में। दूसरा, लोगों को लगता है कि शायद हमारा चेहरा गंदा है, इस वजह से ज़्यादा एक्ने निकल रहे हैं, तो लोग ना उसको ओवर वॉश करते हैं या स्क्रब करते हैं, तो उससे क्या होगा, स्किन डैमेज होगा, उसकी वजह से और एक्ने निकलेंगे। और पेशेंट्स जो स्ट्रेस लेते हैं, एक्ने निकला, स्ट्रेस ले लिया, तो स्ट्रेस से और एक्ने विशेष साइकिल में ट्रैप हो हाँ जाते जी हैं। सर, हाँ, ये मेन जो पेशेंट्स जो गलतियां मिस्टेक्स करते हैं वो हैं। अगर इनसे बचें तो फिर काफ़ी हेल्प हो सकती है। काफ़ी हेल्प हो सकती है सर। यस सर। यहीं पे क्वेश्चन ये निकलता है कि प्रिवेंशन कैसे करी जाए और किस तरह से वो अपने घर पे रहते हुए। अक्सर आमतौर पे लोगों का पहले ये होता है कि डॉक्टर की शक्ल हम बाद में देखें, क्लिनिक पे हम बाद में जाएं, अपने लेवल पे हम उसे ट्रीट कर लें। तो ऐसा कोई आपकी तरफ से रिकमेंडेशन है कि क्या कर सकते हैं वो? सर, जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो सबसे पहले मैं पेशेंट से पूछती हूँ कि आपका क्या डैंड्रफ है, क्योंकि डैंड्रफ भी एक बहुत कॉमन कारण है जिससे चेहरे पे पिंपल निकलते हैं। या अगर आप हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं और आपकी ऑलरेडी ऑयली स्किन है, तो वो ऑयल जो आप सर पे भी लगा रहे हैं ना, वो थोड़ा बहुत ड्रिबल कर करके चेहरे पे आएगा और पोर्स को क्लॉग करेगा, एक्ने बनेंगे। तो एक प्रिवेंशन ये हो सकती है कि अगर आपको पता है कि आपके सर में डैंड्रफ है और ग्रीजी रहते हैं आपके बाल और थोड़े बहुत इरप्शंस हो भी रहे हैं, तो आप एटलीस्ट ऑयल एप्लीकेशन बंद कर सकते हैं सर में। और जो फेस वॉश होते हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड की ट्यूब्स आती हैं, वो लगा सकते हैं रात में। ये ओटीसी है सर? ये ओटीसी है, डॉक्टर की बिना हेल्प के कर सकते हैं लोग? हाँ, अब तो मिल ही जाते हैं, कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं एटलीस्ट। जी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि टॉपिकल स्टेरॉइड के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमारे तो रिश्तेदार ने नेबर ने ये वाली ट्यूब दी थी, इससे तो 2 दिन के अंदर पिंपल चल जाता है। नहीं, जिस भी प्रिपरेशन के अंदर स्टेरॉइड होगा वो उस टाइम पे एक्ने की इन्फ्लेमेशन को स्टॉप तो कर देगा, लेकिन स्टेरॉइड का जो नुकसान है उससे आपके एक्ने 4 टाइम्स और बढ़ जाएंगे, तो वो नहीं यूज करना चाहिए। ओटीसी में आजकल एक्ने की प्रिस्क्रिप्शंस में मतलब जो फार्मासिस्ट हैं वो कई बार स्टेरॉइड्स दे देते हैं, वो गलत ट्रीटमेंट है, वो नहीं करना है। तो प्रिवेंशन यही है कि आप एक तो एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा लीजिए कि आपको क्या यूज करने हैं, जिससे एटलीस्ट ब्रेकआउट्स एक्स्ट्रा ना हो, और ओवर द काउंटर खुद से ट्रीटमेंट ना लें। एक बार अपने कंसल्ट कर लीजिए डर्मेटोलॉजिस्ट। हाँ, खुद से आपको क्या पता है दोस्तों की आपको स्टेरॉइड दिया जा रहा है लोकल एप्लीकेशन के लिए या खाने के लिए, तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन जरूरी है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें और ना ही जाके केमिस्ट से सीधा अपने लिए दवाइयाँ लें। डॉक्टर की सलाह के बिना चीज़ें नुकसान भी कर सकती हैं। एक्ने के बाद डॉक्टर साहब स्कार हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है भी या नहीं है, और है तो क्या? सर, मैं पहले बताना चाहूंगी कि कौन से एक्ने होते हैं जिसके अंदर स्कारिंग हो सकती है। जैसे मैंने बताया था शुरू में कि वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और पस वाले दाने निकलते हैं, यहाँ तक तो फिर भी मिनिमल स्कारिंग, मतलब मिनिमल सिर्फ स्पॉट्स आ सकते हैं। लेकिन अगर नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने यानी गांठे वाले एक्ने हो रहे हैं, उसमें पेन भी होता है पेशेंट को, वो अगर हो रहे हैं तो वो स्कारिंग छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे। और स्कारिंग जो होती है वो थोड़ी डीपर लेवल में होती है, तो हम उसको लगाने वाली दवाइयों से या खाने वाली दवाइयों से नहीं ठीक कर पाएंगे, फिर हमें उसके लिए प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, जिसमें केमिकल पील्स इंक्लूडेड होती हैं या माइक्रो नीडलिंग जिसको डर्मा रोलर भी बोलते हैं, तो वो इंक्लूडेड होता है, और लेजर्स करवा सकते हैं, फिलर्स यूज होते हैं। क्या एक्ने सिर्फ एक कॉस्मेटिक इशू है या ये साइकोलॉजिकली मानसिक रूप से भी पेशेंट को ज़्यादा परेशान करता है? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट उससे होते हैं, तो उसका क्या, किस तरह से उसको आप डील करते हैं फिर? सर, जैसे पेशेंट्स को जो एक्ने निकलते हैं वो सिर्फ अब कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं रहा है, उसकी वजह से बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे आ सकता है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इवन लो सेल्फ एस्टीम होता है। पेशेंट्स बिल्कुल सोशली बाहर निकलना ही नहीं चाहते, किसी के कॉन्टैक्ट में आना ही नहीं चाहते, देखे कि मेरे चेहरे पे इतना कुछ हो रहा है, उसको देख के लोग क्या सोचेंगे, इसलिए वो बाहर नहीं निकलते हैं। तो मैं पेशेंट्स को जब ट्रीटमेंट देती हूँ तो मैं पेशेंट को तब काउंसिल भी करती हूँ कि जितना स्ट्रेस लोगे उतने एक्ने बढ़ेंगे, और जब तक ट्रीटमेंट में मतलब विश्वास नहीं करोगे, थोड़ा सा सब्र नहीं करोगे, तब तक ट्रीटमेंट भी वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपने मेंटल हेल्थ को अच्छे से रख के फिर ट्रीटमेंट फॉलो करिए। स्ट्रेस का कितना बड़ा रोल आप देखते हैं? सर, स्ट्रेस से तो मतलब स्ट्रेस से मेरे को लगता है सभी बीमारियां पैदा होती हैं, एक्ने के अंदर कितना ये रोल प्ले करता है एक्ने को बढ़ाने में? सब मुझे तो लगता है 100% ही है 100%। कि अगर किसी को एक्ने है और वो स्ट्रेस ले ही जा रहा है तो उसके एक्ने बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, चाहे वो जितना मर्जी ट्रीटमेंट कर ले। तो स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कोई किसी साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए, काउंसलिंग करानी चाहिए, या फिर वो मेडिटेशन या फिर डीप ब्रीदिंग, इन्हीं चीज़ों से वो
कर सकता है एक्ने वाले सर केस वैसे में? मैं पेशेंट्स को टाइम देती हूँ, जो एक्ने के पेशेंट्स होते हैं उनका सुनती हूँ कि वो मतलब थोड़ा सा मैं खुद एनालाइज करती हूँ कि पेशेंट को इस वक्त कितना मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। अगर तो मुझे लगता है कि वो मेरी काउंसलिंग से ठीक हो सकता है तो मैं उसको काउंसिल कर देती हूँ, लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं इसको अच्छे से काउंसलिंग की जरूरत है फिर मैं उसको स्पेशलिस्ट के पास भेजती हूँ कि एक बार आप मिल लीजिए। मतलब ज्यादातर लोगों के आप पैसे बचा देती है कि वो अलग से उसको काउंसलिंग ना लेनी पड़े। फिर मैं काउंसिल करती हूँ आप पेशेंट्स को। काउंसिल करते डॉक्टर शीनम, यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि मेकअप से, जैसे आपने पहले भी कहा, मेकअप का कितना बड़ा रोल होता है एक्ने को बढ़ाने में? क्योंकि बहुत सारी अलग अलग किस्म के फाउंडेशन लगाना, लेयर्स बनाना स्किन पे, और हम लोग सभी देखते हैं कि वो दुल्हन को अगर आप बिना मेकअप के देखोगे और अलग दुल्हन बनने के बाद देखोगे तो आप पहचान नहीं सकते। तो इतनी ज़्यादा लेयरिंग कर देते हैं, तो कितना नुकसान मेकअप जो है वो एक्ने के केस में करता है? सब मेकअप जो होता है अगर वो हैवी है और कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स उसमें यूज हो रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपके पोर्स को क्लॉग करेंगे ही करेंगे, जिससे ब्रेकआउट्स हो सकते हैं। तो एक तो है कि आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करिए। जो नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर आजकल लिखा होता है ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट पे कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स है, तो वो यूज करने चाहिए। जेल बेस्ड चीजें होती हैं वो यूज करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने मेकअप किया है लेकिन उसको सोने से पहले जरूर रिमूव करना है। रिमूव करना बहुत जरूरी है, क्लेंस करके ही सोना है आपने। अगर आप उसको ओवरनाइट रहने दोगे तो आप अपने एक्ने को खुद बढ़ा रहे हो। आपने शुरू में बात की थी, एक तो रेगुलर एक्ने होते हैं, एक हार्मोनल एक्ने होते हैं, तो कुछ फर्क दिखता है चेहरे पे? सर हार्मोनल एक्ने में सबसे पहले तो साइट का होता है कि जॉ लाइन और चिन एरिया को जो ज्यादा इन्वॉल्व करता है वो होते हैं हार्मोनल एक्ने। तो और वो प्लस पेनफुल भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था नोडुलोसिस्टिक वाली जो कैटेगरी होती है वो हार्मोनल इम्बैलेंस में, यस, हार्मोनल एक्ने जो होते हैं उसमें नोडुलोसिस्टिक एक्ने ज्यादा दिखते हैं। तो ये सबसे डिफरेंस है। ट्रीटमेंट में कुछ फर्क होता है या वो रूटीन जो रेगुलर एक्ने में ट्रीटमेंट होता है वही हार्मोनल में होता सर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट कई बार नहीं काम करती हार्मोनल एक्ने में, तो हमें हार्मोन्स वाली थेरेपी देनी पड़ती है, जिसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज हो सकते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन यूज हो सकता है। पर वही है कि वो फिर केयरफुल मॉनिटरिंग के साथ देना, मतलब पेशेंट को एनालाइज करके कि उसके पहले हम टेस्ट कराएंगे हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए और फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट, ताकि वो साइड एडवर्स इफेक्ट ना आए किसी तरह। सर कुछ कॉस्मेटिक सनस्क्रीन्स आती हैं जो पोर्स को क्लॉग करती हैं, वो ग्रीसी भी होती हैं, आपको फील में भी लगेगा कि नहीं मेरे से नहीं लगाया जा रहा, बहुत हैवी है, ऑयली है, फील कर रहे हो उसको लगा के कि चिपक रही है चेहरे पे। तो वो वाली जो सनस्क्रीन्स होती है ना वो तो आपके एक्ने को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब जब मेडिकेटेड सनस्क्रीन यूज करते हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एक्ने से रिलेटेड सनस्क्रीन जब देते हैं तो उससे क्या होगा, एक तो वो जेल बेस्ड होगी तो वो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगी, प्लस वो चिपचिप वाली फीलिंग भी नहीं देगी। तो कुछ सनस्क्रीन्स ऐसे भी बनी होती हैं जिसमें जिंक पीसी होता है, जिससे जो एक्ने होते हैं उसमें इंप्रूवमेंट भी आता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी होता है। तो कुछ सनस्क्रीन्स ऐसी होती है मेडिकेटेड जो एक्ने में भी इंप्रूवमेंट देती हैं। तो सनस्क्रीन डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूज कर रहे हैं। अगर आप अच्छी सनस्क्रीन यूज करते हैं जो एंटी एक्ने वाली होती हैं तो उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप कॉस्मेटिक सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं तो उससे हो सकते हैं आपके ब्रेकआउट्स बढ़ जाएं। बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं, स्वेटिंग आती है, पसीना बहुत आता है, या वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो क्या पसीने की वजह से भी एक्ने जो एग्रीवेट हो सकते हैं? हाँ सर, स्वेटिंग ऐसा एक्ने नहीं करता, लेकिन स्वेटिंग की वजह से एग्रीवेट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने स्वेट रिमूव नहीं किया है तो वो क्या करेगा, वही पोर्स में जाके ऑयल और यस सर ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा, बैक्टीरिया के साथ मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लॉकिंग और हो जाएगी। तो उसकी वजह से एक्ने हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं। अगर आप कहीं भी वर्कआउट करते हैं तो उसको क्लीन जरूर करें स्वेट को। मेल और फीमेल के अंदर किस में ज़्यादा होते हैं एक्ने अक्सर, और क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग होते हैं या सेम एक ही तरीके से वो ट्रीट करे जाते हैं? सर क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस फीमेल्स में होता है मेजरली, तो इसलिए फीमेल्स में एक्ने ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो बेसिकली दोनों में ही सेम रहते हैं, बस हार्मोनल एक्ने जहाँ पे फीमेल्स में होते हैं वहाँ पे हार्मोन वाली ट्रीटमेंट जो काम करते हैं वो मेल्स में नहीं काम करती, बस वहाँ डिफरेंस आ जाता है, बाकी सेम ट्रीटमेंट है। डॉक्टर शीनम, कई बार हमने देखा है कि एक्ने का ट्रीटमेंट करा रहा है पेशेंट, लेकिन वो ठीक होने के बजाय बढ़ जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं ट्रीटमेंट में जो देने से कई बार एक्ने बढ़ जाते हैं, जिसमें से कॉमनली यूज होता है रेटिनॉइड्स जो होते हैं। तो रेटिनॉइड्स जो होते हैं जब पेशेंट यूज करता है तो शुरू में एक्ने जब बढ़ जाते हैं तो उसको हम पर्जिंग बोलते हैं। टॉपिकल रेटिनॉइड्स और ओरल रेटिनॉइड्स दोनों में ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेटिनॉइड्स होते हैं वो जो हमारा स्किन का टर्नओवर, मतलब स्किन सेल्स का जो टर्नओवर है वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो ब्रेकआउट्स अभी प्रोसेस में है वो थोड़े से सरफेस पे आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरा होता है तो वो जैसे ही काम करना शुरू करता है तो ये भी सब सेटल हो जाता है। तो जब हम पेशेंट को आइसोरेटिनॉइन या टॉपिकल रेटिनॉइड देते हैं तो हम उसको ये बात समझाते हैं कि अगर शुरू में एक्ने बढ़ जाते हैं तो उससे घबराना नहीं है, जैसे आप इसको कंटिन्यू रखोगे तो वो सब सेटल हो जाएगा। तो वो कितने दिन तक हो सकता है वो पीरियड? जो सर वो 1 month to 2 months वेरी करते हैं। कई लोगों को नहीं भी आते, लेकिन कई लोगों को आ भी सकते हैं। 1 to 2 months। ओके, उसके बाद फिर वो सेटल भी होगा, सेटल होना शुरू हो जाता है। जी, किसी पेशेंट को आपके ट्रीटमेंट से आराम आ गया, क्या उसको दोबारा भी
लेटर लाइफ के अंदर भी दोबारा एक्ने हो सकते हैं? सर मैं पेशेंट को यही बोलती हूँ कि अगर आपको एक बार एक्ने निकल रहा है तो इसका मतलब आपकी एक्ने प्रोन स्किन है। Yes. तो आप अगर वही एग्रीवेटिंग फैक्टर्स जो भी होते हैं जैसे वही कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे या आप एंटी एक्ने प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करोगे तो हो सकता है वो वापस आ जाएं। और जैसे अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसमें भी उसको मॉनिटर तो करना ही पड़ेगा। अगर किसी को पीसीओएस है उसको भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो करनी पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें आपको मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है तो वो करनी पड़ती हैं। तो पेशेंट को जब मैं ट्रीटमेंट देती हूँ मैं यही कहती हूँ कि मैनेजमेंट जरूर समझ के जाइएगा हमसे कि आपने आगे क्या करना है, ताकि एटलीस्ट इतनी स्टेज ना आए कि आपको खाने की दवाइयाँ खानी पड़े। तो आमतौर पे कितना समय लगता है एक पेशेंट के ट्रीटमेंट में? सर डिपेंड करता है माइल्ड मॉडरेट सीवियर पे। जो सीवियर एक्ने होते हैं उसमें तो 9 to 12 मंथ्स भी लग जाते हैं। Okay. मॉडरेट वाले एक्ने में 3 to 6 मंथ्स। और अगर टॉपिकल ट्रीटमेंट हम देंगे तो उसका रिजल्ट ही 2 मंथ्स बाद आना शुरू होता है। तो 3 मंथ्स में माइल्ड एक्ने भी काफी 3 मंथ से लेकर 9 मंथ तक ज़्यादातर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं सर। यस सर। ठीक है, पर मैनेजमेंट आगे भी चलता है, चलता रहता हाँ, है ताकि वो maintenance के लिए, बार बार maintenance के लिए, मेंटेनेंस के लिए रेकरेंस ना हो। यस सर। डॉक्टर शीनम, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई एक्ने के बारे में। एक्ने क्या है, क्यों होते हैं, क्या उनका ट्रीटमेंट है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या। अब चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए फाइनल एडवाइस जो आप चाहते हैं कि वो लें और एक्ने की समस्या से बच भी सकें और वो ना बढ़े, उसके लिए भी ध्यान रख सकें। ठीक है, प्रिवेंशन की जो चीज़ें हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिया, आप जी। देख सकते हैं। और आपको ये समझना जरूरी है कि एक्ने जो है वो ट्रीटेबल है। जी। तो इसलिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर्मुलेट करवाएं और उसको फॉलो करें। तो एक्ने बिल्कुल आराम से ठीक हो सकते हैं। हम मिनिमल से मिनिमल उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस स्कारिंग है वो सब रोक सकते हैं। तो उसके लिए आपको टाइमली जाना है और समझना है कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपको किसी तरह की नेगेटिव फीलिंग अपने अंदर नहीं पालनी है, परेशान नहीं होना है, एंजाइटी नहीं लेनी है, डिप्रेशन की स्टेट तक नहीं जाना है, लोगों से मिलना जुलना नहीं छोड़ना है। इस बात को एक्सेप्ट करना है कि आपकी स्किन पे एक्ने आ गए हैं। बहुत लोगों के आते हैं, जैसे हमने शुरू में ही बात की, 12 से 24 साल के 80% लोगों को एक्ने हो सकते हैं कभी ना कभी लाइफ में। तो आप भी उसका एक हिस्सा हो। तो इतने बड़े लोगों के तो आपको भी हो गया, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, लाइफस्टाइल थोड़ा सा अच्छा रखना है, थोड़ा फिजिकल एक्टिव रहना है, ऑयली स्पाइसी और जो वाइट ब्रेड जैसी चीज़ें हैं वो कम से कम इस्तेमाल करनी है। और अगर शुरुआत हो जाती है एक्ने की तो ये ट्रीटेबल है, डॉक्टर्स आपकी सेवा में हैं, उनकी सलाह से ये पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, बशर्ते कि आप समय पे उसका ट्रीटमेंट ले लो, कि वो इस तरह की नौबत ना आए कि वो स्कारिंग तक की स्टेज पे जाए या नोड्यूल्स बने। वो स्किन के ऊपर सुपरफिशियल है, तभी आप उसका ट्रीटमेंट ले लो। चिंता ना करो, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, डॉक्टर की आप सलाह लो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज का हमारी डिस्कशन है, आज का जो एपिसोड है, स्पेशली युवाओं के लिए था ये, और युवा इससे बड़ा लाभ लेंगे। उनको अगर मुहांसे हैं, एक्ने हैं, युवान पीढ़ी का है, तो वो ये समझेंगे कि ये हो सकता है, लेकिन ये ठीक होने वाली बीमारी है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और हम इस तरह ही आपकी सेवा में आते रहेंगे। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।